हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ प्रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इस प्यारी सी फैमिली और इस प्यारे से चैनल पे। गाइस, आप सभी इंजीनियर्स को ये तो पता होगा कि आपके एसएससी जेई 2024 के एग्जामिनेशन जल्द ही होने वाले हैं। नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया जाने वाला है और एग्ज़ाम का जो मंथ दिया हुआ है टेंटेटिव एसएससी ने, उसके हिसाब से आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसको मुझे लगा कि आपको ज़रूर बना के देनी चाहिए, जिसमें हम एग्ज़ामिनेशन के लेवल की बात करें, एग्ज़ामिनेशन के लिए जो 6 महीने की हमारी मेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात करूं, एग्ज़ामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, बदलता हुआ जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है उसको अगर ध्यान में लेके चलें तो कौन कौन से चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन के लेवल में जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जो पीवाईक्यू का परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है, उसको देखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो उसके बारे में आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जो एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं बोलूँगा, सभी बच्चे देख सकते हैं, हर ब्रांच के बच्चों को यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, चूँकि आप सभी को पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का वैकेंसी जो देखने को मिलती है एसएससी जेईई में वो ज़्यादा होती है, तो उसका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं सारे के सारे बातों को, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर बैच अवेलेबल है और इन बैचेस में किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको क्लासेस मिलने वाली है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है एग्जामिनेशन पैटर्न। आपके एसएससी जेईई का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, कैसा है, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, वो सारी बातें सबसे पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट गो में। करेक्ट। सो गाइज देखिए, पेपर 1 जो होगा आपका, आप सभी को पता है कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। और इस सीबीटी मोड के पेपर में जो आपके सेक्शंस होते हैं, बेसिकली 3 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट जो कि नॉन टेक्निकल का है, उसमें भी 2 सेगमेंट हैं, फर्स्ट सेकंड, और दूसरा सेगमेंट आपके टेक्निकल पोर्शन का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका टेक्निकल। अब ये जो नॉन टेक्निकल का 2 सेगमेंट है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाला, इसका भी वेटेज उतना ही रहता है जितना आपका टेक्निकल का, यानी कि 100 नंबर का ये 50-50 मार्क्स के, और ये आपका अकेला 100 नंबर का। ब्रांच आपकी सिविल होगी तो सिविल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पेपर 1 आप जैसे ही क्वालिफाई करते हो या क्लियर करते हो या फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको पेपर 2 देने को मिलता है। और पेपर 2 जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो 200 नंबर का आपका कुल मिला के ये पेपर होता है ऑनलाइन मोड पे। उसी तरीके से फिर आपका जो पार्ट 2 पेपर 2 है, जिसको आप लोग मेंस का एग्जाम बोलते हो, यहाँ पे वो भी अब आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड पे आपका हो रहा है ना। सीबीटी मोड पे इस बार से पहली बार आपका कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें आपको अगेन केवल और केवल इंजीनियरिंग का सेगमेंट देखने को मिलता है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए अलग अलग पेपर आता है। अब जो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात चल रही थी, आप सभी को पता है गाइज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पेपर 1 की बात करें तो, और उसी तरीके से रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 100 नंबर यहाँ से आपने गेन कर लिया। और उसके बाद आपका टेक्निकल पोर्शन, सिविल ब्रांच है तो सिविल के 100 क्वेश्चन, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ से आपने 100 नंबर, यानी कि टोटल जो हो गया 200 नंबर का आपका पेपर, और 2 घंटे आपको इसमें समय मिला। इस एग्जामिनेशन को आपने अगर अच्छे से दिया तो आपको फिर से एक मौका मिलता है पेपर 2 देने का, यानी कि अगर आप पेपर 1 में सेलेक्ट हो जाते हो तो पेपर 2 आप देने जाते हो। और पेपर 2 जो आपका होता है गाइज, ये टेक्निकल बेस्ड, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें आपको टेक्निकल के देखने को मिलते हैं। अब आप सोचोगे सर टेक्निकल पेपर है, पेपर 2 है, ऑब्जेक्टिव हो गया है इस बार से, तो क्या एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो होंगे वो जेई लेवल यानी कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो ये सोच सकते हैं कि क्या हमारे बस का बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा टफ होंगे क्या? तो मैं आपको और बीटेक वाले बच्चों को, दोनों को ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लेवल कितना भी बढ़ जाए, एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर डिप्लोमा है तो ऐसा नहीं होगा कि गेट लेवल के क्वेश्चंस वो आपको देंगे।
है ना, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना बिल्कुल भी। क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं, कैलकुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपको ऑन स्क्रीन के ऊपर अलाउ है, एक तरह से ले नहीं जाना है, लेकिन आपको वहां पे मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा विंडो में ही, जब चाहे यूज कर सकते हो पेपर 2 में। तो ये 100 क्वेश्चन जो हैं 3-3 नंबर के हैं, और एक गलत किया तो -1 हो जाएगा, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक गलत पे 1 नंबर कट जाएंगे, और सही किया तो 3 नंबर मिलेंगे। 300 नंबर का पेपर, इसमें भी आपके पास 2 घंटे का ही समय है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन पेपर को निकालने के लिए हमारे पास जो 6 मंथ की प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइज, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें शामिल करने चाहिए, उसको हम लोग समझते हैं इस पर। सबसे इंपॉर्टेंट, गो थ्रू दी सिलेबस। अब आप कहोगे सर सिलेबस में कौन से ऐसे चीज हैं जो हमें देखना चाहिए। इस पे देखो, सिविल के एक सिलेबस की अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है, उस वीडियो को बहुत बारीकी से देखना गाइज। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया मैंने कि कौन सा सेगमेंट कितने नंबर का पूछा जा रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोकेट टाइम। अब टाइम एलोकेशन यानी कि सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेशन की बात होती है। आप कभी भी जब पढ़ते होगे ना, प्रिपरेशन करते होगे, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती होगी कि सर इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी और मुझे नहीं पता था, यहाँ पे मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया। इस सब्जेक्ट जो मुझे ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे से आता था, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छा आता था, आपने उसी की प्रैक्टिस बार बार की है, बार बार। और चैप्टर की भी बात करूँ, ऐसा हमारे साथ भी होता है, जो चैप्टर हमें आसान लगता है, जो चैप्टर हमें लगता है कि नहीं इसमें बहुत अच्छे से मैं माहिर हूँ, जब भी रिवीजन करने बैठता हूँ तो उसी चैप्टर की ही प्रिपरेशन या उसी चैप्टर का रिवीजन पहले करने लगता हूँ। तो ये एक मिस्टेक होती है, उसको टाइम एलोकेशन के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए कि जो बचा हुआ टाइम है इसमें कितना समय किसको देना है, किसको प्रायोरिटी पे रखना है, किसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। सॉल्व PYQ। अब यहाँ पे मैंने SSC JEE पेपर जानबूझ के नहीं लिखा, इंजीनियरिंग पेपर, यानी कि आपके यहाँ पे कौन कौन से एग्जामिनेशन के पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो SSC JEE है ही, SSC JEE का आपको लगाना ही लगाना है 100%। जितने भी स्टेट के JEE के एग्जाम्स होते हैं ना, उन सभी स्टेट के JEE के एग्जाम्स के अलावा AE के पेपर को ज़्यादा टच करना। फॉर एग्जाम्पल आपका UP PSC AE का जो पेपर होता है, UK PSC का AE का होता है, ठीक, ये AE वाले पेपर जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपको ऐसा फील होगा कि आप अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे हो और सीखने को चीज़ें मिलेंगे। रैंडम तो तुक्केबाजी और छोटे छोटे क्वेश्चन याद करने वाले कितने भी लगा लो, आपको पता नहीं चलता है कि आप कितना पढ़ पाए हो, कितना नहीं पढ़े हो। लेकिन ये सारे पेपर्स आप सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है या पढ़ चुका हूँ मैं, ठीक है। प्रैक्टिस SSC JEE मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि कई बार हम सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती हैं। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से करना है, ड्यूरेशन बना के। अभी भी ऐसा लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, मॉक टेस्ट लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन और प्रेशर इतना रहेगा ना कि छूट रही हैं चीज़ें, पढ़नी है, रिवीजन करना है, उस समय ज़्यादा आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे। तो आप अभी से स्टार्ट कर देना, सब्जेक्ट वाइज मॉक देना स्टार्ट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्न फ्रॉम मिस्टेक, जो गलतियां होंगी मॉक टेस्ट में उससे रेक्टिफाई करोगे कैसे। सपोज करो कि 4 क्वेश्चन थे आपके सर्वेइंग के नहीं आए, उस पोर्शन को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और वहाँ से वो आपका क्लियर होगा। तो बेस्ट स्ट्रेटजी है इन सभी पॉइंट को दिमाग में रखना। और मैं एक बार फिर से बताऊंगा, आप सभी बच्चों के लिए ये फाउंडेशन बैच जो है सिविल इंजीनियरिंग का, इसी तरीके से बाकी ब्रांचेस के लिए भी है, ये अवेलेबल है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, और ये जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। कब? 29 नवंबर से। बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, सारी चीज़ें हैं, लाइव क्लासेस भी होंगी और आपके लिए प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी इसमें दिया जा रहा है ना। जो पहले से ही रिकॉर्ड किया गया है वो लाइव क्लासेस में नहीं पढ़ाई गई, अलग से वो कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें कम समय में क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो वो सारा चीज़ इसमें है और ये मिनिमम प्राइस में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कोड भी लिखा हुआ है Y293, इसको यूज़ कर लेना अगर आपको चाहिए होगा तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सही समय क्या है पढ़ने का? काफ़ी बच्चों को लगता होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई
निकाल लूँगा सर। जनवरी यूं ही निकल जाएगी, फरवरी में फिर कैलकुलेट करेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल मई, निकाल लूँगा सर। लास्ट में पूछेंगे सर 2 महीने में क्या एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, 1 महीने में, 15 दिन में, दिन बीतते जाते हैं बॉस। आपको ये समझना है कि जो आपने बीटेक में 4 साल में या डिप्लोमा में 3 साल में पढ़ा है उसको समराइज़ करके 4 से 5 महीने में पढ़ना और 1 से 2 महीने में रिवाइज करना, ये आसान बात नहीं है। आपको इतना समय लेके चलना पड़ेगा जितना समय अभी आपके पास है। मैं कह रहा हूँ कि आज से, आज ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही अपना पूरा प्रॉपर शेड्यूल बना लो, सिलेबस बना लो, किस तरीके से कौन सी चीज़ों को पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट मेरे वीक हैं वो स्टार्ट कर दो आज से ही। क्योंकि देख लो यहाँ पे डेट तो लिखी हुई है बॉस सीधे सीधे, जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन होगा 29 फरवरी को आ जाएगा, 29 मार्च तक फॉर्म फिलिंग, इसके बीच में कभी भी भर सकते हो। और यहाँ पे मई या जून में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। मौका गाइज अच्छा मिलने वाला है, आप सभी को बता दूं, इलेक्शन का दौर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, तो मिस नहीं करना आपको, ठीक है। अब बात रही एग्ज़ाम लेवल की। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर डे बाई डे एग्ज़ाम लेवल तो बढ़ ही रहा है ना, तो इसमें कुछ नया क्या है, क्या समझना है हमें। देखिए समझना ये है कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी है किसी भी चीज़ पे। कैसे? नए टाइप के क्वेश्चंस आगे खूब सारे आ रहे हैं, बहुत सारे, तो आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी किसी एक सोर्स पे नहीं रखनी है कि एक बुक को लगा लें। जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि सर किस बुक से पढ़ लें, मैं आपको कहता हूं कि कंसेप्ट आप कहीं से भी पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर जगह से लगाओ, जहां से मिले, किसी की टेस्ट सीरीज मिले, कोई किताब मिले, कहीं से भी आपको मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ढेर सारी करनी है। क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज कर रहा है एसएससी। इस बार भी आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में, जो लोग नहीं देखे होंगे देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा 2016 में, 17 में, 18 में लेवल क्या था और आज की डेट में एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। पीवाईक्यू का परसेंटेज डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिट्टो आते थे हूबहू, वो पहले जो आते थे लगभग 40 से 50% तक सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, अब केवल 10 से 20%, 10 to 20% ही रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे जाते थे एज इट इज, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल 100% बढ़ रहा है। तो ये सारे सिनेरियो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है ना। आपको एग्जामिनेशन को यूं ही नहीं निकाल देना है कि चलो आया गया, आपको इसके लिए ज़्यादा फोकस्ड वे में पढ़ना पड़ेगा बॉस, है ना। तो एग्ज़ाम लेवल तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आपको उसी हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ टू क्रैक। बहुत सारे हर्डल आते हैं, कई बार आपको लगता है कि आप बिल्कुल सफलता के शिखर पे पहुंचने वाले हो और वहाँ पे आपके साथ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, आपकी प्रिपरेशन में बाधाएं आएंगी, आपको लगेगा कि ये बैकआउट कर लूँ, पीछे हट जाऊँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ से बैकआउट कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ से सक्सेसफुल हो जाते हैं, एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं। बस अपने अंदर अपना मोटिवेशन हमेशा रखना है, विल रखना है कि मुझे निकालना है किसी भी हालत में। अगर मैं इस फील्ड में कूदा हूँ तो सिलेक्शन के लिए आया हूँ, ना कि बैकआउट करने के लिए। 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार भी निराशाएं मिली हों आपको जिंदगी में, जिस दिन ठान लोगे उस दिन जीत आपकी है गाइज। और मैं बता रहा हूँ कि हर बार जब भी आपको फेलियर मिला होगा, आपको छोटा मोटा रियलाइजेशन जरूर होता होगा कि ये कमी थी। कमियां खत्म हो जाएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें दोस्त, है ना। तो उसी पे वर्क करना है, डेली का रूटीन बना लो। अभी जो समय है, आज से अगर काउंट करो तो मतलब 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। इफेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे जनवरी फरवरी आएगा ना, तो आपको बोलने लगूंगा मैं कि 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, जो अभी शुरुआत कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव स्टडी की बोल रहा हूँ, 7 से 8 घंटा इफेक्टिव निकालने के लिए आपको कम से कम 12 से 13 घंटे बैठना पड़ेगा। तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा टास्क, अभी थोड़ा सा इजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, है ना। और जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, आप सभी के लिए प्रॉपर बैचेज, जिसके बारे में मैंने बताया था, लाइव प्लस रिकॉर्डेड का कंटेंट बहुत प्रिसाइज आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और सारे फैकल्टीज लगे हुए हैं, वो भी इसमें दिया जाएगा इस बैच में। बहुत ही इफेक्टिव बैच है, फाउंडेशन बैच है। अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है, आपको ये मान के पढ़ाया जाएगा कि आपको अभी कुछ नहीं आता है, मतलब आपने कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा है,
और इस बैच में आप इनरोल करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। डिस्काउंटेड प्राइस में ज्वाइन करने के लिए ये डिस्काउंट कूपन कोड है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद Y293 कूपन कोड यूज़ करना है इस बैचेस पे, और लगभग 2400-2500 में ये बैच मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पूरी की पूरी कंप्लीट स्टडी देखने को मिलेगी। तो गाइज डेफिनेटली वन ऑफ द प्रोमिनेंट बैच है। यकीन बैच डेफिनेटली आपके सिलेक्शन का साथी है, और ये फाउंडेशन बैच भी है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है कि आपको बैचेज में आपको पढ़ने को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।